सेट नंबर 3 2022 क्वेश्चन नंबर 5 के ग नंबर से रीजनेबल क्वेश्चन है। कारण देते हुए स्पष्ट कीजिए। ट्रांजिशन मेटल्स से है, 2 क्वेश्चन हैं। संक्रमण धातुएं तथा इनके अधिकांश यौगिक अनुचुंबकीय होते हैं। जो ट्रांजिशन मेटल्स होती हैं, जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं क्या, संक्रमण धातुएं। ये संक्रमण धातुएं जो है, रीज़न पूछ रहा है कि ये आपकी अनुचुंबकीय होती हैं। ट्रांजिशन मेटल्स एंड इट्स कंपाउंड्स, इनके यौगिक भी होते हैं जो संक्रमण धातुएं हैं, और इनके जो यौगिक होते हैं दे शोज द पैरामैग्नेटिक नेचर। पैरामैग्नेटिक नेचर, सिर्फ एक ही आंसर है। ये ट्रांजिशन मेटल से तो जो डी ऑर्बिटल होगा, तो इसके डी ऑर्बिटल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे, 1 2 3 4। मीन्स इसमें जो है आपके नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसमें कोई काउंटिंग नहीं है, बट वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर आपका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होगा। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मीन्स अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति के कारण ट्रांजिशन मेटल्स मीन्स संक्रमण धातुएं तथा इनके यौगिक अनुचुंबकीय गुण प्रदर्शित करते हैं। रिपीटेड क्वेश्चन है, कई बार क्वेश्चन आया है ये। इससे ज़्यादा नहीं लिखना, वहाँ पर हमें D3 D4 D5 D6 भी लिख सकते हैं, बट D10 नहीं लिखेंगे और D0 नहीं लिखेंगे। D0 और D10 को छोड़ करके कोई भी लिखेंगे, वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन शो कर देंगे। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, संक्रमण धातुएं तथा इनके यौगिक उत्तम उत्प्रेरक की तरह। जो संक्रमण धातुओं की विशेषताएं हैं, तो यहाँ पर हमको बताना है ये कि जो संक्रमण धातुएं हैं दे आर बिहेव्स लाइक द कैटालिस्ट, ये उत्प्रेरक की तरह व्यवहार करती हैं। क्यों? जब हम लोग कैटालिस्ट चैप्टर बताते हैं तो वहाँ पर एक ही लाइन का आंसर है कि जो संक्रमण धातुएं होती हैं, तो धातुओं की जो सतह होती है मीन्स जो सरफेस होती है, जैसे हम अगर यहाँ पर ये धातुओं के परमाणु लिख दें, अधिशोषण सिद्धांत में मैंने प्लेटिनम उत्प्रेरक ऐसे लिखा था, तो इसकी सतह पर क्या होता है, यहाँ पर मुक्त संयोजकताएं होती हैं, फ्री वैलेंसी होती हैं, और जो मुक्त संयोजकताएं होती हैं इनसे आने वाले अभिकारक अणु आसानी से जुड़ जाते हैं। मीन्स आने वाले अभिकारक अणु आसानी से इसकी सतह पर, इसके पृष्ठ पर अधिशोषित हो जाते हैं, जिसके कारण संक्रमण धातुएं एक अच्छे उत्प्रेरक की भांति व्यवहार करती हैं। ट्रांजिशन मेटल्स की जो 8-10 प्रॉपर्टीज़ हैं, वहाँ से इस तरीके से रीजनेबल क्वेश्चन आते हैं। बिकॉज फ्री वैलेंसीज, मुक्त संयोजकताएं, ये जो है उत्प्रेरक के पृष्ठ पर, उसकी सतह पर उपस्थित होती हैं, जो कि अधिशोषण, जिसमें अभिकारक के अणु आसानी से अधिशोषित हो जाते। इसके बाद आपका 5वें के गा के बाद 5वें का घा नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है। करा निम्नलिखित को उदाहरण से समझाइए। देखिए, हमें हर एक हेडिंग बोलनी है यहाँ पर, और इसको जो है हमें बताना है। फर्स्ट नंबर है लिगेंड किसे कहते हैं, लिगेंड क्या होते हैं। जब हम लोग संक्रमण धातु वो पढ़ते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, जिन्हें हम उपसे संयोजक यौगिक कहते हैं, तो उपसे संयोजन यौगिक में केंद्रीय धातु परमाणु के साथ जो भी समूह उपसह संयोजक बंध बनाते हैं, जैसे FeCN का होल 6, 1 2 3 4 5 और ये 6, FeCN का होल 6 4 माइनस, तो इसमें जो CN है, ये CN क्या है, लिगेंड है। तो लिगेंड क्या है, वह समूह जो केंद्रीय धातु परमाणु के साथ उपसह संयोजक बंध से जुड़ जाता है, उसे हम लिगेंड कहते हैं। अब क्योंकि ये टिप्पणी जो शॉर्ट नोट्स है, ये 4 नंबर का मतलब 2-2 नंबर के 2 पूछे गए हैं, तो 2 नंबर इतने में तो मिलेंगे नहीं। जैसे FeCN के होल 6 4 माइनस में CN लिगेंड है। लिगेंड दंतुकता के आधार पर, डेंटिसिटी के आधार पर निम्न प्रकार के होते हैं। मोनोडेंटेट लिगेंड, जिनको आप एक दंती लिगेंड कहते हैं, बाइडेंटेट लिगेंड, जिनको द्विदंती लिगेंड बोलते हैं, और पॉलीडेंटेट लिगेंड। ये केंद्रीय धातु परमाणु के साथ एक उपसे संयोजक बंध बनाते हैं, जैसे
आपके Cl-Cl-OH-, बाइडेंटेट, ये केंद्रीय धातु परमाणु के साथ कितने 2 उपसय संयोजक बंध बनाते हैं। और इसका सबसे अच्छा उदाहरण है ये आपका जो CH2NH2 सिंगल बॉन्ड CH2NH2 एथिलीन डाइएमीन, जिसको हम क्या लिखते हैं इन। या दूसरा उदाहरण है COO- सिंगल बॉन्ड COO-, जिसको हम बोलते हैं क्या ऑक्जेलेटो। जो पॉलीडेंटेट लिगेंड होते हैं ये केंद्रीय धातु परमाणु के साथ कई उपसय संयोजक बंध बनाते हैं, 2 से अधिक उपसय संयोजक बंध बनाते हैं। और इसका सबसे अच्छा उदाहरण है EDTA4- एथिलीन डाइएमीन टेट्रा एसीटेट आयन। हेक्साडेंटेट लिगेंड होता है, 6 बनाता है उपसय संयोजक बंध, 4 बनाता है माइनस वाले से और 2 किससे बनाता है लोन पेयर वाले से। तो ये अब 2 नंबर का क्वेश्चन ये लिगेंड वाला पूरा हो गया। फिर कह रहा है संयोजकता आबंध सिद्धांत, बहुत अच्छी बात है और क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसको हम इसी से रिलेटेड है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। हालांकि इस चैप्टर के क्वेश्चन अगर देखे जाएं तो सरल पूछे गए हैं कोऑर्डिनेशन के, 6 नंबर का कोऑर्डिनेशन है टोटल। संयोजकता आबंध सिद्धांत, जिसको हम लोग बेटा बोलते हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, VBT, संयोजकता आबंध सिद्धांत, ये क्वेश्चन। और 2 नंबर का ये है, तो 2 नंबर के लिए हमने बताया कि कितना मैटर उसमें लिखा जाएगा। इसमें हमें जो संयोजकता आबंध सिद्धांत है ये लिनियस पाउलिंग ने प्रतिपादित किया था। जो आपके लिनियस पाउलिंग थे इन्होंने इस सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। बेटा ध्यान से थोड़ा सुनना, ये क्योंकि अच्छा क्वेश्चन है। इस सिद्धांत के मुख्य बिंदु निम्न हैं, किसके वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के, संयोजकता आबंध सिद्धांत के। होता क्या है देखिए, मैं मुख्य इसके बिंदु बता रहा हूँ, मेन पोस्टुलेट्स बता रहा हूँ VBT के। ये देखो, ये केंद्रीय धातु परमाणु है Fe। तो पहला पॉइंट ये है कि जो सेंट्रल मेटल एटम केंद्रीय धातु परमाणु है, कितने लिगेंड लगे हैं 1 2 3 4 5 6। केंद्रीय धातु परमाणु उतने ही कक्षक यानी कि उतने ही ऑर्बिटल संकरण के लिए लिगेंड को उपलब्ध कराता है जितनी उसकी समन्वय संख्या होती है, कोऑर्डिनेशन नंबर होती है। फिर से सुने, पहला पॉइंट है केंद्रीय धातु परमाणु लिगेंड के लिए उतने ही रिक्त कक्षक, रिक्त ऑर्बिटल उपलब्ध कराता है, कितने, जितने उस केंद्रीय धातु परमाणु की समन्वय संख्या यानी कि कोऑर्डिनेशन नंबर होती है। जिसे यहाँ पर कहा जाए कि Fe की समन्वय संख्या कितनी है, तो कितने उपसय संयोजक बंध बना रहा है 1 2 3 4 5 6। तो इसकी Fe की उपसय ये समन्वय संख्या कितनी हो गई 6। तो 6 रिक्त ऑर्बिटल इस केंद्रीय धातु परमाणु यानी कि Fe को संकरण के लिए उपलब्ध कराने पड़ेंगे। फर्स्ट पॉइंट था ये। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, ये तो रिक्त ऑर्बिटल वाली बात हो गई। अब देखिए बेटा होता क्या है, जो संक्रमण धातुएं होती हैं, ये नाभिक हो गया। संक्रमण धातुएं जिस समय ये कॉम्प्लेक्स बनाती हैं उपसय से, क्यों, ये तो संक्रमण धातु है Fe। बाहरी कक्षा N और N-1 दोनों कोष इसमें भाग लेते हैं। तो इस कॉम्प्लेक्स के बनने के दौरान, कॉम्प्लेक्स जिसको हम संकुल बोलते हैं, जिसको जटिल यौगिक बोलते हैं, जिसको उपसय संयोजी यौगिक बोलते हैं, तो उपसय संयोजित यौगिक बनने के दौरान जो लिगेंड होते हैं, ध्यान दीजिएगा, लिगेंड किसका किसका उपयोग करते हैं। लिगेंड N-1D, NS और NP। बेटा ध्यान दीजिएगा, ये जो N-1D, इसके बाद बाहरी कक्षा NS और NP ऑर्बिटल का उपयोग करते हैं। या फिर किसका उपयोग करते हैं, ये जो बाहरी कक्षा है NS, NP और ND का उपयोग करते हैं। मतलब D ऑर्बिटल N-1 का भी हो सकता है, D ऑर्बिटल बाहरी कक्षा N का भी हो सकता है। तो जिस समय N-1D, क्योंकि ये बाहर से अंदर वाली कोष है, तो N-1D का उपयोग करते हैं, उस समय आपके अंतः कक्षक संकुल बनते हैं। अंतः कक्षक संकुल, इसको हम बोलते हैं इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स यानी कि अंतः कक्षक संकुल कहते हैं।
और जिस समय संकुल के निर्माण में, जटिल यौगिक के निर्माण में एनडी कक्षक भाग लेते हैं तो एनडी बेटा बाहर होगा ना, बाहर वाली कक्षा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे वाह्य कक्षक संकुल मीन्स आउट। जैसे इसको मैंने बोला था क्या, इनर ऑर्बिटल। इंग्लिश थोड़ा सा रिलेटिवली सिंपल होती है, हिंदी में प्रॉब्लम होती है। ये इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स था, इसको हम क्या बोलेंगे, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बोलेंगे। ये फॉर्मेशन होगा किसका, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। अच्छा, दूसरी बात और सुने, जो प्रबल लिगेंड होते हैं, पॉइंट लगातार बढ़ा रहे हैं, जो प्रबल लिगेंड होते हैं ये इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। जो दुर्बल लिगेंड, क्यों दो तरह के लिगेंड होते हैं भाई, प्रबल लिगेंड होते हैं और दुर्बल लिगेंड होते हैं। तो प्रबल लिगेंड है तो वो n-1 तक पहुंच जाएंगे, लेकिन दुर्बल वाले n-1 तक नहीं पहुंचेंगे, बाहर ही रह जाएंगे। तो जो दुर्बल लिगेंड होते हैं यह आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। दूसरी बात, जो प्रबल लिगेंड होते हैं जब ये n-1d को युग्मित करते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉनों को युग्मित कर देते हैं, तो ये प्रबल लिगेंड लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। बेटा ऐसा होता है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन यदि ज़्यादा रह गए तो हाई स्पिन, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन यदि कम हुए तो लो स्पिन। तो जो प्रबल होते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉनों को क्या कर देते हैं, युग्मित कर देते हैं। दुर्बल वाले युग्मित नहीं कर पाते हैं, तो ये आपके क्या बनाते हैं, ये हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। अच्छा, इन सब क्रियाओं में होता क्या है, संकरण होता है। तो जब इन सब क्रियाओं में संकरण होता है तो ये जो संकरण होता है यही संकरण यौगिक की ज्यामितीय संरचना और उसके गुणों का निर्धारण करता है। देखिए, आपसे संयोजकता आबंध सिद्धांत, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पूछी गई थी। हम दोबारा फिर से एक एक पॉइंट बता रहे हैं क्योंकि इसके अलावा और कुछ भी नहीं होता है। फर्स्ट पॉइंट हमने क्या बताया वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में, कि जो केंद्रीय धातु परमाणु होता है ये अपनी कोऑर्डिनेशन नंबर मीन्स समन्वय संख्या के बराबर रिक्त कक्षक उपलब्ध कराता है। किसके लिए संकर उपलब्ध कराता है, संकरण की क्रिया के लिए। दूसरा पॉइंट क्या था, इस क्रिया में ये n-1d ns-np ऑर्बिटल या ns-np और nd ऑर्बिटल मीन्स कक्षक का उपयोग करता है। यदि n-1 तो ये आप देख रहे हैं अंदर है, तो इसको हम अंतः कक्षक संकुल कहेंगे। अगर nd का उपयोग कर रहा है तो y कक्षक संकुल कहेंगे। जो अंतः कक्षक संकुल होते हैं ये प्रबल लिगेंड बनाते हैं, y कक्षक संकुल जो होता है ये दुर्बल लिगेंड बनाते हैं। अंतः कक्षक संकुल लो स्पिन कॉम्प्लेक्स कहलाते हैं क्योंकि इनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कम होते हैं या नहीं होते हैं, लेकिन जो आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होते हैं क्योंकि दुर्बल लिगेंड बनाते हैं तो इनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं, तो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स होते हैं। यही जो संकरण होता है यही यौगिक की ज्यामितीय संरचना और उसके गुणधर्मों का निर्धारण। दीज आर द मेन पोस्टुलेट्स ऑफ द वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वीबीटी के आधार पर निम्न यौगिकों की ज्यामितीय संरचना, संकरण और प्रकृति को भी समझाइए। ऐसे भी क्वेश्चंस हैं और पूछे गए हैं, भले इस सेट में नहीं लेकिन अदर सेटों में हैं। आगे बढ़ते हैं। प्रयोगशाला में नाइट्रिक अम्ल के विरचन की विधि, मतलब नाइट्रिक अम्ल कैसे बनाते हैं, इसके दो प्रमुख रासायनिक गुण और उपयोग। स्टेप में क्वेश्चन है, उसी के अनुसार आंसर जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन था आपका क्वेश्चन नंबर 6वें का नंबर। बेटा प्रयोगशाला विधि का समीकरण पूछा गया है किसका, नाइट्रिक एसिड का HNO3। देखिए अपने हिंदी माध्यम में सीधा सीधा पढ़ा जाता है। जो सोरा होता है KNO3 जिसको पोटेशियम नाइट्रेट कहते हैं, जब इसको H2SO4 H.HSO4 के साथ गर्म किया जाता है, मतलब सोरे को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म करते हैं। तो बेटा देखिए इधर से सोरे को जब सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म करते हैं तो देखिए ये HNO3 नाइट्रिक एसिड बन गया क्योंकि यही लैब प्रोसेस है। इससे फॉर्मेशन हो गया HNO3 और ये बनेगा KHSO4 मीन्स नाइट्रिक अम्ल का निर्माण होता है। जैसे इसी में है शधूम नाइट्रिक अम्ल, तो रिएक्शन यही है सोरा और सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की, बस उसको स्टार्च की उपस्थिति में गर्म करके बनाते हैं। तो ये था आपका
कि प्रयोगशाला में नाइट्रिक अम्ल बनाने का समीकरण, हालांकि उसने विधि कही है, तो विधि का मतलब फिगर का कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिया है, फिगर का कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिया, लेकिन विधि बिना फिगर के नहीं लिखी जा सकती है। नाइट्रिक अम्ल बनाने की प्रयोगशाला विधि का चित्र निम्न प्रकार से होता है, क्योंकि अगर विधि कही है तो हमको चित्र बनाना पड़ेगा। यहाँ पर संघनित्र नहीं होता है, यहाँ पर सीधे ग्राही पात्र होता है और ग्राही पात्र में ऊपर से ठंडा जल गिरता रहता है। ये इसको एक जो है तार की जाली में लग के बर्नर की सहायता से गर्म किया जाता है, ये कंडीशन रहती है। इसमें जो है आप ये रिटार्ट होता है, इसमें KnO3 और H2SO4 को भर देते हैं। मतलब इसका फिगर एसीटोन से मिलता हुआ है। अंतर कितना है, एसीटोन वाले में संघनित्र लगा, इसमें संघनित्र नहीं लगा, ये डायरेक्ट लंबी गर्दन वाला क्या लगा हुआ है, ग्राही लगा हुआ है। ये कांच का क्या होता है, ये रिटार्ट होता है। विधि में कितना लिखा जाएगा, संपूर्ण उपकरण को चित्र के अनुसार व्यवस्थित कर देते हैं तथा रिटार्ट में उपस्थित सोडा और शांत सल्फ्यूरिक अम्ल के मिश्रण को गर्म करने पर नाइट्रिक एसिड आश्रित हो करके ग्राही पात्र में एकत्र हो जाता। आगे बढ़ते हैं, अभी क्वेश्चन वही चल रहा है। संबंधित अपक्रियाओं के समीकरण देने थे, समीकरण भी लिख दिए हमने। और इसके बाद आगे इसी में कह रहा है कि इसके दो प्रमुख गुण लिखिए। देखो, नाइट्रिक अम्ल के दो गुण, बेटा सीधी सी बात है, नाइट्रिक अम्ल जो होता है ये आक्सीकारक होता है, मतलब जितने गुण दिए हैं सब प्रबल आक्सीकारक। फास्फोरस है, HNO3 से क्रिया करा दीजिए तो इससे बन जाएगा क्या, H3PO4 फास्फोरिक एसिड। इससे क्या बन जाएगा, फास्फोरस को किसमें ऑक्सीकृत कर दिया, फास्फोरिक एसिड, और खुद अपचयित हो गया किसमें, NO2 प्लस H2O। तो जब इसको फास्फोरस को आप ऑक्सीडाइज कराएंगे, H3PO4 बन जाएगा, NO2 और H2O। नाइट्रोजन कितने हैं, 5 हैं, तो इधर से आप मिला दीजिएगा। और ऑक्सीजन कितने हो गए, 15, 5 दूना 10, और ये 4 14 और 1 15। हाइड्रोजन देख लीजिएगा, इधर भी 5 हैं, इधर भी कितने हैं, 5 हैं। तो फास्फोरस को ऑक्सीकृत कर देगा फास्फोरिक एसिड में। और एक चीज़ बता दें, अम्ल है तो देखो नाइट्रिक अम्ल है ना, अम्लीय प्रकृति लिखेंगे तो क्षार से क्रिया करा दीजिए आप। एक इसका कौन सा गुण लिख देंगे, अम्लीय गुण लिख देंगे। नाइट्रिक अम्ल प्रबल मोनोबेसिक अम्ल होता है, क्यों, उसने कहा इसके गुण धर्म लिखिए, तो ऑक्सीकारक गुण नाइट्रिक अम्ल का। दूसरा कौन सा बताया, अम्लीय गुण, प्रबल मोनोबेसिक अम्ल है। अगर आप HNO3 की क्रिया क्षार से करा दें NaOH या KOH से, तो ये NaNO3 और ये H2O, NaNO3 और H2O, ये दो गुण धर्म। और आगे क्या कह रहा है, कह रहा है इसके उपयोग भी बताइए नाइट्रिक अम्ल के। अच्छा एक चीज़ बताइए, नाइट्रिक अम्ल के जब आप उपयोग की बात करोगे तो प्रयोगशाला का ये महत्वपूर्ण रासायनिक अभिकर्मक है कि नहीं। अम्लराज बनाते हैं आप, 1 भाग HNO3 और 3 भाग ये HNO3 और HCl, 1 भाग HNO3 और 1 भाग ये 3 भाग HCl का जो मिश्रण होता है वो क्या होता है, अम्लराज। उत्कृष्ट धातुएं जो सोना है, प्लेटिनम है, वह इसी अम्लराज में विलय होती। तो प्रमुख आपका ये रासायनिक अभिकर्मक हो गया, अम्लराज का निर्माण हो गया, धातु नाइट्रेट बनाने में, नाइट्रोजनी उर्वरकों के निर्माण में, विस्फोटक पदार्थों के निर्माण में, ये नाइट्रिक अम्ल के उपयोग हुए। अगला क्वेश्चन है, अथवा इसी का लगा हुआ है, 6वें के का अथवा लगा हुआ है। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित को कारण सहित समझाइए। O3 एक प्रबल ऑक्सीकारक की तरह व्यवहार करता है, बिल्कुल सही बात है। ओजोन है और ओजोन ऑक्सीकारक है। बेटा एक चीज बताइए, विद्युत रासायनिक श्रेणी में जो हाइड्रोजन से ऊपर होते हैं वो अपचायक होते हैं, क्योंकि उनके मानक अपचयन विभव के मान धनात्मक होते हैं। तो इसका जो विद्युत रासायनिक श्रेणी में जो हाइड्रोजन से ऊपर होते हैं उनके मानक अपचयन विभव हाइड्रोजन से ऊपर वाले सब ऋणात्मक होते हैं, हाइड्रोजन से नीचे वाले सब क्या होते हैं, धनात्मक। ये अपचायक होते हैं तो धनात्मक वाले क्या होंगे, ऑक्सीकारक। ओजोन ऑक्सीकारक है क्योंकि इसके मानक अपचयन विभव का मान कैसा होता है, धनात्मक। अगर कोई ऑक्सीकारक है तो उसका मानक अपचयन विभव धनात्मक होगा, और कोई अपचायक है तो उसका मानक अपचयन विभव कैसा होगा, ऋणात्मक होगा। तो ओजोन प्रबल ऑक्सीकारक क्यों है, क्योंकि इसके मानक अपचयन विभव का मान क्या है, धनात्मक है। कारण सहित आंसर देना है, बहुत कुछ नहीं लिखना है वहां पर।
इसके बाद कह रहा है I2 से ICl अधिक क्रियाशील है। I2 की तुलना करो किससे? ICl से, तो ये अधिक क्रियाशील है बेटा। देखो ऐसा है ICl, तो Cl विद्युत ऋणात्मकता ज़्यादा, तो I प्लस और Cl माइनस। ये यौगिक कैसा है? ये यौगिक ध्रुवीय है। ये यौगिक कैसा है? ध्रुवीय है। इसका आयनन हो जाएगा, और जब आयनन हो जाएगा तो Cl माइनस को मुक्त कर देगा I प्लस को। जबकि I2 कैसा है? ये अध्रुवीय है, तो इसका आयनन नहीं होगा, इसीलिए ICl ज़्यादा क्रियाशील होगा। किससे? I2 से। रीजनेबल क्वेश्चन है, NCERT से आंसर जा रहे हैं ये सब, मतलब ऐसे आंसर नहीं जा रहे, टोटल जो आंसर जा रहे हैं NCERT की बुक के अकॉर्डिंग जा रहे हैं कि I2 अध्रुवीय यौगिक है जबकि ICl ध्रुवीय है, इसका आयनन आसानी से हो जाएगा, इसलिए ICl I2 की तुलना में अधिक क्रियाशील होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है HF की तुलना में HCl प्रबल अम्ल है। ये एक बार हमने HF ले लिया, एक बार HCl ले लिया, और कह रहा है HF की तुलना में HCl प्रबल अम्ल है। बेटा देखो, कोई भी अम्ल प्रबल है या दुर्बल है, ये उसके वियोजन की मात्रा पर निर्भर करता है। किस बात पर निर्भर करता है? वियोजन की मात्रा पर। जिस अम्ल का वियोजन ज़्यादा, जिसके वियोजन स्थिरांक का मान अधिक, वह प्रबल अम्लीय होगा। तो HCl प्रबल अम्ल है क्योंकि ये HF की तुलना में अधिक वियोजित होता है। इसके Ka वियोजन स्थिरांक का मान भी कैसा होता है? अधिक होता है। SbH3 की तुलना में BiH3 प्रबल अपचायक है। SbH3 की तुलना में BiH3 दो है, एक है आपका SbH3 और एक है आपका BiH3। इसको बोलते हैं स्टेबीन और इसको बोलते हैं बिस्मथीन। तो कह रहा है कि बिस्मथीन ज़्यादा अपचायक है। क्यों? बेटा नाइट्रोजन समूह, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। तो देखिए ऊपर से नीचे आप चलेंगे तो परमाणु का आकार क्या होगा? बढ़ेगा। परमाणु का आकार लगातार जो ग्रेजुअल होगा, साइज ऑफ एटम जो होगा, साइज ऑफ एटम ग्रेजुअली क्या होगा? इंक्रीज होगा। तो जब साइज ऑफ एटम इंक्रीज होगा तो आप कंपेयर कर लीजिए Sb और किसकी? Bi की। इसका हाइड्राइड है, इसका हाइड्राइड है, इसका आकार बड़ा होगा तो ये हाइड्रोजन को आसानी से त्याग देगा। तो उत्तर होगा बिस्मथ का आकार Sb मीन्स एंटीमनी की तुलना में अधिक होने के कारण यह Sb की तुलना में अधिक अपचायक है। तो उत्तर क्या है? आकार किसकी तुलना में? एंटीमनी की तुलना में बड़ा होने के कारण। ये भी क्वेश्चन कई बार आया है। अगला क्वेश्चन है हीलियम को गोताखोरों के उपकरणों में प्रयोग किया जाता है। जब आप अक्रिय गैसें पढ़ते हैं, जो सी डाइवर्स होते हैं, जो समुद्री गोताखोर होते हैं, दे यूज्ड द मिक्सचर ऑफ हीलियम एंड ऑक्सीजन। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, जैसे हम लोग कॉमनली जो ब्रीथ करते हैं, सांस लेते हैं, तो उसमें ऑक्सीजन के साथ क्या होती है? नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन की जगह हीलियम उपयोग करते हैं सी डाइवर्स के लिए, समुद्री गोताखोर के लिए। ऐसा क्यों? क्योंकि जब जल में नीचे जाते हैं गहराई में, तो जल के दाब के कारण जो नाइट्रोजन होती है ये रक्त में घुलने लगती है, लेकिन हीलियम रक्त में घुलती नहीं है। जब हीलियम रक्त में घुलेगी नहीं, क्योंकि ये उच्च दाब पर रक्त में घुलती नहीं है। कौन? हीलियम। और जब रक्त में घुलेगी नहीं तो ये बेंड्स पेन नहीं उत्पन्न करती, मांसपेशियों में दर्द उत्पन्न नहीं करती। इसीलिए हीलियम और ऑक्सीजन का मिश्रण समुद्री गोताखोरों के द्वारा कृत्रिम श्वसन के लिए उपयोग किया जाता। क्लियर हो गया? ऑप्शनल पे पूछा जाता है क्वेश्चन, यहाँ पे रीजन्स पे था। अब छठवें का खा, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल क्या होते हैं? उस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। वो क्वेश्चन जो है रीजनेबल पे, ऑप्शनल पे आता है। मतलब समुद्री गोताखोर किस मिश्रण का उपयोग करते हैं? तो ऑक्सीजन के साथ नाइट्रोजन नहीं होती है, हीलियम। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन रक्त में घुल करके मांसपेशियों में दर्द, बेंड्स पेन काज करती है, बल्कि हीलियम ऐसा नहीं करती है। बेंड्स पेन नहीं होता, डिसॉल्व नहीं होती ब्लड पे। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। और ये सेट तीसरा आपका चल रहा है। देखो ना, छठवें का खा नंबर है। एक तो हर एक में अथवा लगा हुआ है। कह रहा है कि मोनोहाइड्रिक एल्कोहल क्या होते हैं? क्या पूछा है?
मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, वह अल्कोहल जिनमें केवल एक OH समूह उपस्थित होता है मोनोहाइड्रिक अल्कोहल कहते हैं। भाई दो होते तो क्या कहते हैं, डाईहाइड्रिक कहते हैं। इनके क्वथनांक उच्च, देखिए जब कहा है केवल एक OH समूह होता है तो एक उदाहरण जरूर दे दीजिएगा, C2H5OH। अल्कोहलों के क्वथनांक उच्च होते हैं, क्यों? पूरी केमिस्ट्री में किसी का भी क्वथनांक उच्च है तो उत्तर क्या होता है, हाइड्रोजन बंध। जो एथिल अल्कोहल है C2H5OH है, ये C2H5OH है, तो ये इसके हाइड्रोजन और इसके ऑक्सीजन के बीच कौन सा बंध बन जाएगा, हाइड्रोजन बंध। और दो अणुओं के बीच में है तो इसको हम बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, या कम से कम उत्तर तो हम हाइड्रोजन बंध लिख सकते हैं कि अल्कोहल के अणुओं के मध्य हाइड्रोजन बंध पाए जाते हैं, जिसके कारण ये मजबूती से बंधे रहते हैं, मतलब संगुणित दशा में पाए जाते हैं। इसी कारण अल्कोहलों के क्वथनांक उच्च होते हैं। आगे क्वेश्चन कह रहा है अल्कोहलों के विरचन, विरचन मीन्स होता है इनके निर्माण की कोई दो विधियां लिखिए। विरचन का मतलब बेटा क्या होता है, निर्माण। अल्कोहलों के निर्माण की कोई भी दो विधियां लिखिए। अरे भाई, तो एक एल्किल हैलाइड ले लीजिए RX, RX को आप क्या कहते हैं, एल्किल हैलाइड कहते हैं। जब इसकी क्रिया जलीय NaOH या KOH से आप कराएंगे तो ये बेटा KX हट जाएगा, ROH, ये ROH एल्कोहल प्लस क्या बन जाएगा, KX, ये एल्कोहल बन गया। एक विधि हो गई। दूसरी विधि ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक RMGX, मैंने आपसे क्या कहा था कि अगर ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की क्रिया आप हाफ O2 से कराते हैं तो एल्कोहल, CO से कराते हैं तो एल्डिहाइड, CO2 से कराते हैं तो एसिड। तो इसकी रिएक्शन एल्कोहल बनाना है तो किससे करा देंगे, हाफ O2 से। 2 से 2 कट जाएगा, O बचेगा, ये बांड यहाँ से ब्रेक हो जाएगा, O यहाँ पर लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ROMGX। ये कैसा यौगिक बन गया, आपका माध्यमिक यौगिक बन गया। इसका जल अपघटन करा दीजिए जो माध्यमिक यौगिक बना है, रिएक्शन से सब प्रॉपर वाली हैं। इनको OH और H ब्रेक कर दीजिए बेटा, ROH और MgXOH। एल्कोहल का फॉर्मेशन हो गया क्या, ROH Mg, एक तरफ X और एक तरफ OH। इस तरीके से एल्कोहल के निर्माण की विरचन की कितनी विधियां हो गई, दो विधियां हो गई। इनका उल्लेख करना था। फिर से सुन लें, अगर ये 5 नंबर में क्वेश्चन है, पहले डिफिनीशन, फिर रीजन, फिर 2 आइसोलेशन मीन्स निर्माण मीन्स विरचन की विधियां। जो है, जो मार्किंग है वो सिस्टमेटिक स्टेप मार्किंग है, उसी के अनुसार आपको आंसर देना अथवा इसी का लगा हुआ है। 5 नंबर में 5 रिएक्शंस हैं। व्हाट हैपेंस व्हेन, क्या होता है जबकि, केवल रासायनिक समीकरण दीजिए। चलिए भाई, तो 6वें के खा का अथवा मैं आपको बता रहा हूँ। व्हाट हैपेंस व्हेन गिव्स ओनली द केमिकल इक्वेशन। क्वेश्चन लिखा हुआ है, आइसोप्रोपिल अल्कोहल की वाष्प को 300 डिग्री सेल्सियस पर कॉपर पर प्रवाहित करते हैं। बेटा आइसोप्रोपिल अल्कोहल CH3CHOH प्रोपेनॉल 2, प्रोपेनॉल 2 को क्या बोलते हैं, आइसोप्रोपिल अल्कोहल, IPA। प्रोपेनॉल 2 को आपने क्या किया है, कॉपर के ऊपर टेम्परेचर फिक्स होता है 300। ध्यान दीजिएगा, ये विहाइड्रोजनीकरण होता है। विहाइड्रोजनीकरण का मतलब ये हाइड्रोजन इधर से निकलेगा, ये हाइड्रोजन इधर से निकलेगा, कौन सा बॉन्ड फार्म हो जाएगा, डबल बॉन्ड यहाँ पर फार्म हो जाएगा। तो इसमें फॉर्मेशन हो गया क्या, CH3C डबल बॉन्ड OCH3 प्लस H2 कंपाउंड कौन सा बन गया, एसीटोन। ये पहला क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन है, फिनाल को ठंडे और तनु HNO3 के साथ गर्म करते हैं। बेटा देखिए, ये फिनाल है, HNO3 को लिखा जाता है OHNO2, लेकिन यही एक रिएक्शन है जो डाइल्यूट एसिड से, यानी एरोमेटिक की कोई रिएक्शन डाइल्यूट से नहीं है, डाइल्यूट और कोल्ड। तो यहाँ पर जो हम H2SO4 लेंगे वो भी कैसा होगा बेटा, एक प्रोडक्ट इसका आर्थो बन जाएगा और एक प्रोडक्ट कौन सा बनेगा, पैरा। तो ये जो है आर्थो पर आर्थो नाइट्रोफिनॉल और साथ में बन जाएगा क्या, पैरा नाइट्रोफिनॉल और साथ में हो जाएगा H2O। क्या बोलेंगे, आर्थो नाइट्रोफिनॉल और पैरा नाइट्रोफिनॉल का मिश्रण मिलता है। बट अटेंशन इन दिस पॉइंट, लेकिन क्योंकि इसी में अगला दिया हुआ है एक के बाद छोड़ करके, लेकिन अगर यही फिनाल होता
और इसकी क्रिया HNO3 ऐसे लिखते OHNO2, ये होता कंसंट्रेट हार्ट। यहाँ पर भी कंसंट्रेट H2SO4, तो ये कितने हो जाते 3। इधर दोनों आर्थो से H, ये पैरा से H, ये क्या निकल जाते तीनों H2O, और 3 जगह लग जाता NO2 NO2 NO2। तो बिल्कुल ये प्रोडक्ट आपका इस तरीके से हम लिख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 2 4 6, तीनों जगह लग गए क्या NO2, और यहाँ से 3H और 3OH साथ में अलग हो गया 3H2O। इसको बोलते हैं 2,4,6-TNP ट्राई नाइट्रोफिनाल, या इसी को बोलते हैं क्या पिक्रिक अम्ल, क्योंकि 4th नंबर में रिएक्शन दी थी, 1st नंबर, ये 2nd नंबर, 4th नंबर, अब 3rd लिखे दे रहे हैं। एथिल एल्कोहल की वाष्प को Al2,3 की मीन्स एलुमिना के ऊपर 250 डिग्री, देखिए एलुमिना में जब Al2O3 में एथिल एल्कोहल की वाष्प को हम प्रवाहित करेंगे तो उसमें 2 ताप होते हैं, एक कम और एक अधिक। कम वाला होता है 250, ईथर बनता है, अधिक वाला 350, उसमें एल्कीन बनती है। तो एथिल एल्कोहल को कम ताप पूछा गया एलुमिना, प्रोडक्ट क्या बनेगा ईथर। रिपीटेड क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछा गया है, इसमें ध्यान रखना है। देखो बेटा ध्यान दीजिएगा, रिएक्शन कैसे लिखी जाएगी। मैंने आपको बताया कि Al2O3 वाले में 2 टेम्परेचर हैं, एक 250 है, एक 350 है। 250 वाले में मैंने साफ कहा कि ईथर बनता है, मतलब ईथर कौन सा बनेगा C2H5O, C2H5 प्लस H2O। तो एथिल एल्कोहल कैसे लिखेंगे C2H5OH प्लस C2H5OH, इधर से H इधर से OH, C2H5O, C2H5 प्लस H2O। एथिल एल्कोहल के यहाँ पर 2 अणु हो गए, 4 हो गई। लास्ट रिएक्शन दी हुई है बेटा, एथिल एल्कोहल को आयोडीन और NaOH के साथ गर्म करते हैं, मतलब कौन सी रिएक्शन, हाइलोफॉर्म रिएक्शन, आयोडोफॉर्म रिएक्शन। अच्छी रिएक्शन से ये भी एथिल एल्कोहल को आयोडीन और NaOH के साथ गर्म करते हैं। I2 प्लस NaOH, H2O बेटा हटा दो, NaOI प्लस H2O, क्या बन गया NaI प्लस NaOI प्लस H2O। ये रिएक्शन करता है कौन, NaOI। देखो एथिल एल्कोहल कैसे लिखेंगे CH3CH2OH प्लस NaOI। देखो ये ऑक्सीजन और इधर से ये हाइड्रोजन, ये क्या निकल गया H2O, CH3CHO, और ये खुद बचेगा क्या NaI, क्योंकि ऑक्सीजन देता है ये। तो ये क्या बचा, ये बचा CH3CHO प्लस NaI प्लस H2O, ये बन गया एसीटल्डिहाइड। अब देखिए बेटा, जो एस्टल्डिहाइड बना है इसको ऐसे लिख दिया CH3CHO, रिएक्शन उसी से होगी क्या NaOI। अटेंशन इन दिस पॉइंट, अल्फा हाइड्रोजन, तो अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पर कितने हैं 3 H, तो यहाँ से 3 I हटाइए तो 3 से गुणा करें, 3 NaOH और ये तीनों I यहाँ, तो CI3CHO, ट्राई आयोडो एस्टल्डिहाइड, जिसको हम क्या बोलते हैं आयोडल। अगर क्लोरीन होता तो क्या बोलते, क्लोरल बोलते इसको। तो ये क्या बन गया, ये बन गया CI3CHO प्लस 3 NaOH, ट्राई आयोडो एस्टल्डिहाइड को हम क्या बोलेंगे आयोडल। लास्ट स्टेप क्या होगा CI3CHO प्लस NaOH, ये आइडोफॉर्म रिएक्शन है, हेलोफॉर्म रिएक्शन कभी कभी अलग से आ जाती है लिखने को, तो इधर से H इधर से CH, तो ये CHI3, क्यों क्लोरोफॉर्म CHCl3, तो आइडोफॉर्म क्या हो जाएगा CHI3। तो यहाँ से ये बन गया CHI3 प्लस HCOONA, ये प्रोडक्ट बन गया क्या आइडोफॉर्म। दरअसल होता है क्या कि बच्चे वैसे इसको लिखने को और भी तरीके हैं, लेकिन ये थोड़ा कंसल्टेड है। आगे बढ़ते हैं, तो अगला क्वेश्चन 7वें का है, नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या होती है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन SN1 और SN2 कराया था पिछले सेट में। ये कितने प्रकार की होती हैं समझाइए। तो पिछले सेट में मैंने SN1 और SN2 की क्रियाविधि समझाई थी, डिफरेंस लिखाया था वहाँ पर कि SN1 जो होती है वो 2 स्टेप में होती है और SN2 ये 1 स्टेप में होती है, और SN1 टर्सरी एल्किल हैलाइड देते हैं, SN2 ये 7वें के का में पहले सेट में अथवा में लगा है। हैलोजन के 1 अणु और 2 अणु नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया दिया है ना। सेम क्वेश्चन, रिपीटेड क्वेश्चन, कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पर।
पिछली वीडियो में उसमें पढ़ा होगा। अब इसी में अथवा दिया है, कन्वर्जन दिए हुए हैं, बिल्कुल बता रहे हैं 7वें के का अथवा। रिएक्शन क्लियर है ये? चलिए देखिए 7वें के का अथवा कह रहा है कैसे प्राप्त करोगे। भाई यही पूछा जाता है, व्हाट हैपेंस व्हेन एंड हाउ विल यू ऑब्टेन। ब्यूटीन 1 से 2 ब्रोमोब्यूटेन, हमें ब्यूटीन 1 से ऑब्टेन करना है क्या, 2 ब्रोमोब्यूटेन। बड़ा ध्यान दीजिएगा, ब्यूटीन 1 2 3 4 डबल बॉन्ड CH2 CH CH2 CH3, ये ब्यूटीन 1 हो गया, प्लस HBr हाइड्रोजन ब्रोमाइड। देखो H प्लस Br माइनस मार्कोनिकाफ नियम। कौन सा नियम? मार्कोनिकाफ नियम। हाइड्रोजन अम्ल का ऋण भाग द्विबंध युक्त उस कार्बन से जुड़ता है जिसमें हाइड्रोजन की कमी होती है। तो देखो यहाँ CH है तो ये माइनस वाला यहीं पर ऐड होगा, तो प्लस वाला इधर आएगा कि नहीं आएगा। तो ये फॉर्मेशन हो गया क्या, CH3 CH2 CHBr CH3। बेटा 1 2 3 4 बन गया क्या, 2 ब्रोमोब्यूटेन। क्लियर। दूसरा कन्वर्जन है बेंजिल क्लोराइड से बेंजिल अल्कोहल। हमें बनाना है बेंजिल क्लोराइड को कन्वर्ट करना है किसमें, बेंजिल अल्कोहल। देखिए बेंजीन रिंग में यदि साइड चेन में CH2Cl है तो इस कंपाउंड का नेम क्या होता है, बेंजिल क्लोराइड। और अगर ये Cl हटा दें तो इसकी क्रिया जलीय यानी OH जलीय KOH से करा दीजिए तो ये KCl रिमूव हो जाएगा, OH यहाँ पर लग जाएगा। तो ये बेंजीन रिंग में CH2OH प्लस KCl नाम हो गया क्या, बेंजिल अल्कोहल। नेक्स्ट कन्वर्जन है मेथिल ब्रोमाइड से मेथिल साइनाइड। देखो बेटा हमें बनाना है मेथिल ब्रोमाइड से क्या बनाना है, मेथिल साइनाइड। सूत्र होगा CH3CN, ये मेथिल साइनाइड बनाना है। मेथिल ब्रोमाइड होता है CH3Br, KCN से क्रिया करा दीजिए। देखिए CN से ही रिएक्शन होगी और ये कैसा होगा, एल्कोहलिक। AgCN वाले में आइसोसाइनाइड बनते हैं, ये एल्किल हैलाइड वाला है। अगर इसकी क्रिया हम किससे कराते, AgCN से, तो वहाँ पर क्या बनता, CH3NC आइसोसाइनाइड बनते हैं। और KCN वाले से क्या बनते हैं, साइनाइड। तो ये KBr अलग हो जाएगा और ये क्या बन गया, मेथिल साइनाइड। IUPAC में इसी को हम क्या बोलेंगे, एथेन नाइट्राइल, क्योंकि CN की सफिक्स क्या होती है, नाइट्राइल, NITRILE। ये तीसरा कन्वर्जन था। नेक्स्ट कन्वर्जन है आपका एथिल क्लोराइड से एथेनॉल। देखो बेटा एथिल क्लोराइड CH3CH2Cl और इसकी क्रिया वही जलीय यानी OH या जलीय KOH, ये KCl हट गया, OH यहाँ पर आ जाएगा। तो प्रोसेस अगर आप देखिए तो सेम है, CH3CH2OH प्लस KCl, ये बन गया क्या, एथेनॉल। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है मेथिल आयोडाइड से एथेन। ध्यान दीजिएगा वुड्स रिएक्शन है ये, मेथिल आयोडाइड से क्या बनाना है, एथेन। बेटा मेथिल आयोडाइड लिखेंगे CH3I। ध्यान दीजिए CH3I के 2 अणु, सोडियम धातु की उपस्थिति 2 और शुष्क ईथर होगा तो ये 2NaI। बेटा CH3 जुड़ जाएंगे, C2H6 प्लस 2NaI कंपाउंड कौन सा बन गया, एथेन। इस अभिक्रिया का नाम क्या होता है, वोल्टेज रिएक्शन। तो कन्वर्जन तो बहुत ही सिंपल थे। इसी में 7वें का खा, प्रयोगशाला में फॉर्मेल्डिहाइड बनाने की विधि का रासायनिक समीकरण दीजिए। क्या बनाना है, फॉर्मेल्डिहाइड। बेटा प्रयोगशाला में देखो इधर CH3OH, तो इसको ऐसे लिखेंगे CH3OH नाम क्या हो गया, मेथिल
एल्कोहल। जब मेथिल एल्कोहल का ऑक्सीकरण वायु के द्वारा प्लेटिनीकृत एस्बेस्टॉस, क्यों, प्रयोगशाला विधि है ना फॉर्मेल्डिहाइड की, प्लेटिनीकृत एस्बेस्टॉस की उपस्थिति में 450 से 500 डिग्री सेल्सियस ताप तक कराते हैं। तो देखो बेटा, ये जो है यहाँ पर लिखा जाएगा हाफ O2 और इधर से ये रिमूव हो जाएगा H2O, तो HCHO। लैब प्रोसेस है, प्रयोगशाला विधि है, मेथिल एल्कोहल का ऑक्सीकरण वायु के द्वारा प्लेटिनीकृत एस्बेस्टॉस की उपस्थिति में। तो ये यहाँ से बन गया क्या, HCHO फॉर्मेल्डिहाइड प्लस CH2O। ये प्रयोगशाला विधि का क्या हो गया, रासायनिक समीकरण। हालांकि उसने कहा है बनाने की विधि रासायनिक समीकरण सहित दीजिए, तो सीधे से बोल देना कि बनाने की विधि का वर्णन कीजिए, क्योंकि 5 नंबर का क्वेश्चन है। ये तो समीकरण हो गया। बनाने की विधि में क्या होता है, प्लेटिनीकृत एस्बेस्टॉस को एक तार की जाली में यहाँ पर लगा देते हैं, ग्राही पात्र को इससे फिट कर देते हैं और ग्राही पात्र में पहले से यहाँ पर जल उपस्थित होता है। ग्राही पात्र की पार्श्व नली को सिंक से जोड़ देते हैं और फ्लास्क जिसमें कि हम मेथिल एल्कोहल लेते हैं, इसमें ये कंडीशन है, एक तरफ से वायु जाने के लिए नली होती है, इधर से ये कंडीशन है, और इसके अंदर भर देते हैं क्या, CH3OH मेथिल एल्कोहल। यहाँ से इसमें क्या भेजते हैं, वायु को, इधर से ही सिंक नहीं, इधर से ये पंप लगा होता है, सक्शन पंप, इसको गर्म करते हैं और ये जो प्लेटिनीकृत एस्बेस्टॉस की जाली होती है इसको भी गर्म करते हैं। पहले इसको गर्म करते हैं, फिर इस मिश्रण को गर्म करते हैं, पंप की सहायता से इधर के मिश्रण को खींचते हैं, तो मेथिल एल्कोहल और वायु दोनों इस जगह यहाँ पर क्रिया करके क्या बनाते हैं, फॉर्मेल्डिहाइड, जो जल में घुल करके फॉर्मेलिन जल आता है क्वेश्चन, फॉर्मेल्डिहाइड प्लस जल। तो ये जो यहाँ पर मिश्रण मिलता है, इस मिश्रण को हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं, इसमें फॉर्मेल्डिहाइड होगा, जल होगा, तो इसको हम क्या कहेंगे, फॉर्मेलिन जल। वैसे फॉर्मेल्डिहाइड का 40% जलीय विलयन जो होता है वो फॉर्मेलिन जल कहलाता है। इसका उपयोग प्रयोगशाला में जंतु नमूनों के परिरक्षण में किया जाता है। वो देखा ना, प्रयोगशाला में जो जंतु विज्ञान में जो जंतु रखे होते हैं तो कौन सा पानी भरा होता है, फॉर्मेलिन जल। ये विधि हो गई, रासायनिक समीकरण हो गया। क्या होता है जबकि, क्योंकि इसका मतलब विधि हमको पूरी लिखनी है, उसने इस बात को क्लियर नहीं किया क्वेश्चन में, क्या होता है जबकि फॉर्मेल्डिहाइड की कास्टिक सोडा, बेटा फॉर्मेल्डिहाइड अल्फा हाइड्रोजन रहित एल्डिहाइड है, और जितने भी अल्फा हाइड्रोजन रहित एल्डिहाइड होंगे, यह कास्टिक सोडा 2 अणु फॉर्मेल्डिहाइड के कास्टिक सोडा 50% विलयन के साथ जब क्रिया करते हैं तो एक अणु ऑक्सीकृत होगा, एक अणु क्या होगा, अपचयित हो जाएगा। तो ये ऑक्सीकृत होकर के पहले बनाएगा HCOOH और NaOH से क्रिया करके बना लेगा HCO, यानी एक अणु अपचयित हो जाएगा तो क्या बना देगा, ये कौन सी अभिक्रिया हो गई, कैनिजारो अभिक्रिया। इसमें सोडियम फॉर्मेट और मेथिल एल्कोहल का निर्माण होता है। पूरा लंग क्वेश्चन दिया था। अथवा निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए, फ्रीडेल क्राफ्ट एसिलीकरण, क्या लिखा है, फ्रीडेल क्राफ्ट एसिलीकरण और क्लीमेंसन अपचयन। ये क्लियर हो गया यहाँ तक। फ्रीडेल क्राफ्ट एल्किलीकरण नहीं कहा है, क्या कहा है, फ्रीडेल क्राफ्ट एसिलीकरण। फ्रीडेल क्राफ्ट एसिलीकरण मतलब एसाइलेशन, बेटा बेंजीन की क्रिया एसिटिल क्लोराइड CH3COCl उपस्थिति होगी किसकी, निर्जल AlCl3, यहाँ से H और यहाँ से Cl। एसिटिल समूह बेंजीन से जुड़ जाएगा, बेंजीन से जुड़ गया COCH3 प्लस HCl, मेथिल फेनिल कीटोन, यानी कि इसी को हम बोलते हैं करेक्ट आंसर एसिटोफिनॉन। इसको हम क्या बोलते हैं, फ्रीडेल क्राफ्ट एसिलीकरण। क्लीमेंसन अपचयन, हालांकि पिछले सेट में था लेकिन हम लगातार बताएंगे। क्लीमेंसन अपचयन, एल्डिहाइड और कीटोन में उपस्थित कार्बोनिल समूह RCHO एल्डिहाइड, RRC डबल बॉन्ड O, ये क्या है, कीटोन।
ये क्या है, एल्डिहाइड का जब अपचयन, यहाँ पर आप 4H लिख देंगे प्लस 4H लिख देंगे, किसकी उपस्थिति होती है क्लीमेंसन में, ZnHG HCl, जिंक अमलगम और HCl, ZnHG प्लस HCl, ये जिंक अमलगम और HCl के द्वारा बेटा कराएंगे। तो देखो यहाँ से निकल जाएगा H2O, 2 हाइड्रोजन बचेंगे, यहाँ पर जोड़ देंगे तो 2 जोड़ेंगे, एक H है 3, तो ये हो जाएगा R सिंगल बॉन्ड CH3 प्लस H2O, ये क्या बन गया, एल्केन बन गया। देखो 4 हैं, 2 H2, ये जो है 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन H2O, 2 H बचेंगे, यहाँ पर लगा देंगे तो RCH2R प्लस H2O, ये भी आपका क्या बन गया, एल्केन। और दूसरी बात मैं ये भी बता रहा था कि क्लीमेंसन अपचयन क्रिया के दौरान जो कार्बोनिल समूह होता है ये मेथिलीन समूह में अपचयित हो जाता। भाई अगर 2.5 नंबर की टिप्पणी है तो 2 रिएक्शन तो हमको लिखनी पड़ेंगी कि जब एल्डिहाइड और कीटोन का अपचयन जिंक अमलगम HCl के द्वारा कराते हैं तो एल्डिहाइड और कीटोन संगत एल्केन में अपचयित हो जाते हैं, इसे क्लीमेंसन अपचयन कहते हैं। 2 रिएक्शन लिख देंगे। सेट आपका कंप्लीट हो गया तीसरा। आगे बढ़ते हैं सेट नंबर 4। कोई दिक्कत? चलिए, तो सेट नंबर 4 आपका है, कोड है GK। ये जो पहले के का नंबर में क्वेश्चन दिया है, कई बार रिपीटेड है, A = B = C बट अल्फा = बीटा = गामा बट नॉट इक्वल टू 90। तो मैंने सीधे सीधे कहा था रैम्बोहेड्रल कहीं लिखा होगा, तो इसमें ये B नंबर पे लिखा हुआ है, सेकंड नंबर पे क्या लिखा हुआ है, रैम्बोहेड्रल। ये जो है बात हमको याद रखनी है। इसी का खा नंबर क्वेश्चन है, कह रहा निम्न में 0.1 जलीय विलयन का हिमांक न्यूनतम होगा। 0.1 यम जलीय विलयन है और हमसे पूछा है कि जो हिमांक है ये न्यूनतम यानी कि कम से कम किसका होगा। बेटा जो पदार्थ आयनित होकर जितने ज़्यादा आयन बनाएगा उसी का उतना ही ज़्यादा कम होगा, क्योंकि मैंने कहा था घटने वाला घट जाता है, बढ़ने वाला क्या होता है, बढ़ जाता है। देखो सोडियम क्लोराइड में सिर्फ 2 आयन बनेंगे, यूरिया आयनित नहीं होगा, ग्लूकोज आयनित नहीं होगा। जो पोटेशियम सल्फेट होगा K2SO4 आयन बनाएगा 2K+ और SO4 माइनस गिन लो 1 और 2, टोटल आयन कितने बना दिए, 3 आयन बना दिए। तो सबसे ज़्यादा जो ये आपका हिमांक है वो किसका घटेगा, K2SO4 का। अब सामान्य अनुसंग धर्म से क्वेश्चन था, पहले का गा नंबर, वेग स्थिरांक ताप बढ़ाने पर, सीधी सीधी बात है, वेग और वेग स्थिरांक दोनों ही ताप बढ़ाने पर क्या होते हैं, बढ़ते हैं। ताप बढ़ाने पर वेग और वेग स्थिरांक दोनों ही बढ़ते हैं, बोथ आर इंक्रीजेस और इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट का घा नंबर दिया हुआ है, कौन मोनोसैकराइड है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोनोसैकराइड। तो भाई बेटा मोनोसैकराइड के आपके एग्जाम्पल हैं ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज। तो पहले लैक्टोज है, ये आपका डाइसैकराइड है, स्टार्च पॉलीसैकराइड है, माल्टोस आपका डाइसैकराइड है। आंसर बेटा कौन सा बचा आपका, फ्रक्टोज। फिर ये तो आप लोग टॉपिक में पढ़ते हैं, डायरेक्टली फ्रूट शुगर दिया हुआ है। अंगा नंबर क्वेश्चन क्लास 10th में भी दिया हुआ है, जब एसिटिक अम्ल को P2O5 की उपस्थिति में गर्म करते हैं। देखो बेटा एसिटिक एसिड हो गया आपका क्या, CH3COH। ये दरअसल बेटा होता क्या है मैं आपको बता दूं, जो एसिटिक एनहाइड्राइड होता है, सॉरी जो P2O5 होता है ये निर्जली कारक होता है। ये क्या होता है, निर्जली कारक होता है। गर्म करेंगे तो इधर से H और इधर से OH। तो देखो CH3CO CH3CO बीच में क्या आ जाएगा O, CH3CO CH3CO बीच में क्या हो गया O। इसको हम क्या बोलते हैं, एसिटिक एनहाइड्राइड। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है, CH3CO का होल ट्वाइस O, पहला ऑप्शन। इसी को ये 2 बार लिखा हुआ है
तो इसी को क्या लिख देंगे, CH3CO का होल ट्वाइस O। ऑप्शन क्लियर होते जा रहे हैं बिल्कुल, ऑप्शन में कहीं कंफ्यूजन तो नहीं है। जिससे मैंने कहा कि ये क्वेश्चन कई बार आया है वेग स्थिरांक वाला, ये मान लीजिए तो ऑप्शनल है, उसको कोई दिक्कत नहीं है। इस तरीके का भी क्वेश्चन जो टेक्निकल क्वेश्चन था ये कई बार कर, देखो जैसे 6 ऑप्शनल होते हैं तो उसमें 4-5 जब बिल्कुल पढ़े हुए मिल जाते हैं तो एक कॉन्फिडेंस की भी तो बात होती है कि नहीं ये मेरा सही है। अगला क्वेश्चन है एमाइड का एमीन में परिवर्तन। बेटा एमाइड से एमीन एक ही परिवर्तन होता है, कौन सा, हाफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन, एमाइड इज कन्वर्टेड इनटू एमीन। हेलो, हाँ ये कह रहे हैं भैया, हेलो, अभी हम 10 मिनट बाद घर पहुंचते हैं फिर बात करते हैं, ठीक है। तो एमाइड से एमीन जो हो जाएगा वो कौन सी अभिक्रिया हो जाएगी, हाफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन, एमाइड इज कन्वर्टेड इनटू एमीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रिस्टलीय ठोसों का अंतर आणविक बलों के आधार पर वर्गीकरण कीजिए और हर वर्ग का एक उदाहरण दीजिए। 2 नंबर का क्वेश्चन है। जो यहाँ पर हमको वर्गीकरण करना है वो किसके आधार पर करना है, अंतर आणविक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के आधार पर हमको बताने हैं क्या, क्रिस्टलीय ठोस। बेटा देखो वही ठोसों का जो हम लोग वर्गीकरण पढ़ते हैं, कौन सा, आयनिक ठोस, आणविक ठोस, सहसंयोजी ठोस और धात्विक ठोस। 4 तरह के ठोस पदार्थ पढ़ते हैं। दूसरे का नंबर क्वेश्चन है, कौन कौन से ठोस पदार्थ पढ़ते हैं, ये आयनिक सॉलिड होते हैं, आयनिक ठोस हो गए। दूसरे आपके कौन से हो गए, मॉलिक्यूलर यानी कि आणविक ठोस हो गए। तीसरे कोवैलेंट यानी कि सहसंयोजी या इन्हीं को परमाणुवीय ठोस, इन्हीं को नेटवर्क सॉलिड बोलते हैं। और लास्ट कौन सा होता है आपका, धात्विक ठोस। इनमें से आयनिक ठोसों में घटक कण क्या होते हैं, विपरीत आवेशित आयन होते हैं। आणविक ठोसों में घटक कण क्या होते हैं, अणु होते हैं। सहसंयोजी में जो घटक कण होते हैं ये क्या होते हैं, परमाणु होते हैं। धात्विक ठोसों में जो घटक कण होते हैं यह धातु के धनायन होते हैं जो कि इलेक्ट्रॉन के समुद्र में तैरते रहते हैं। इन्हीं धातुओं के धनायन को कर्नेल कहते हैं। ये इसके हमने ठोस के क्या बताए, घटक बताए, कंपोनेंट बताए। इनके विपरीत इनमें बल कौन सा लगता है, जो उसने क्वेश्चन कहा है कि अंतराण्विक, भाई आयन है, अब इसमें कौन सा लगेगा, स्ट्रांग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, हिंदी में बोलेंगे क्या, स्थिर वैद्युत आकर्षण बल। बेटा अणु है तो अणुओं में लगता है कौन सा, क्षीण वान डर वाल बल। सहसंयोजी है तो इसमें रासायनिक बंध बनते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड बनते हैं। तो इनके बीच ये जो बॉन्ड होगा, ये जो फोर्स होगा, ये भी आपका ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, स्थिर वैद्युत आकर्षण बल होगा। इसको हम डाइपोल अट्रैक्शन भी बोल सकते हैं। और इसमें जो है, इसमें जो धातुओं के धनायन होते हैं, धातुओं के धनायन के मध्य जो मेटल कैटायन होते हैं, चूँकि इलेक्ट्रॉन सी में तैरते रहते हैं, लेकिन इस प्रकार के बंध का नाम होता है प्रबल धात्विक बंध। धातुओं में जो बंध होते हैं उनका नाम क्या होता है, धात्विक बंध नाम होता है, प्रबल होते हैं। हर वर्ग का उदाहरण भी देना है, हर बात बतानी है। एक और बता देते हैं, ये ठोस होते हैं, दृढ़ होते हैं और इनके गलनांक भी बहुत उच्च होंगे। इनके जो गलनांक होंगे, मेल्टिंग पॉइंट, ये कम होंगे। इनके गलनांक फिर क्या होंगे, उच्च होंगे। और इनके उच्च भी हो सकते हैं और कम भी हो सकते हैं। धात्विक ठोस के उदाहरण, धातुएं, सभी धातुएं, जैसे आपका लोहा है, चांदी है, सोना है। सहसंयोजी ठोस जो कोवैलेंट सॉलिड हैं, जिसको हम परमाणुवीय ठोस कहते हैं, आपका हीरा है, ग्रेफाइट है। आणविक ठोस जो अणुओं से बने होते हैं, अमोनिया है, तो अमोनिया वो लिक्विड अमोनिया, या ऐसे आप आ जाइए बर्फ़ में आ जाइए, सल्फ़र
S8 में आ जाइए। आयनिक ठोस में NaCl, KCl, CS। अगला क्वेश्चन है, राउल्ट के नियम को परिभाषित कीजिए। दूसरे का वाष्प पदार्थ का अपेक्षित क्वांटम विलयन में उपस्थित विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। राउल्ट के नियम की सीमाएं, ये नियम केवल तनु विलयनों के लिए लगता है, सांद्र विलयन इस नियम से विचलन प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ तक आज हम इसको रखते हैं, कल आगे। ठीक, इसको बेटा अपने अकॉर्डिंग तो फिर आप 5 है जितना बता दिया 5 सीजन भी चेंज हो रहा है। एग्जाम जल्दी करा के हालत खराब कर दी और क्या टीचर भी शीशा लगा। पिछली बार में अप्रैल पे एग्जाम हुआ था, मार्च तक लास्ट तक पढ़ाया, 24 मार्च, लेकिन पूरा मार्च पढ़ाया और 2 महीने पहले एग्जाम है, लोग सीधा मतलब नहीं है। अगले कौन दिखाएगा सर जी 10 तारीख के बाद हम सोचेंगे बंद करने को, अटेंडम बंद करेंगे, क्योंकि बच्चा डायरेक्टली कहीं ना कहीं कोशिश करता है अभद्रता करने की, लेकिन इतना चूँकि सत्य रहते हैं, लेकिन कब तक ऑप्शन ही नहीं रहेगा, तब ट्राई के बंद करेगा। कच्चर धारा हो गई थी ना तुम्हारी, मैग्नेट पढ़ानी थी ये, वो सॉरी विद्युत चुम्बकी तरंग। कितना बचा था? मैग्नेट बस लास्ट चला, ये वाला पूरा यूनिट खत्म, नहीं यूनिट खत्म पूरी हो गई। और ये जो कहें फिर मैग्नेट बड़ी यूनिट में आती ना, मैग्नेट का लास्ट लेसन है, कल फाइनल है पूरा। और उससे जो कहें उधर फर्स्ट